नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने भारत की बहुचर्चित वैक्सीन डिप्लोमेसी की चर्चा करूंगा। इस नाम का सबसे पहले प्रयोग भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपने जवाब में दिया, जहां पर उन्होंने वैक्सीन डिप्लोमेसी को वैक्सीन मैत्री की संज्ञा दी और तब से यह नाम काफी चर्चा में रहा है। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत ने अपने को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में विश्व के सामने रखने का प्रयास किया है। साथ में हमें यह भी देखना होगा कि इस प्रयास में भारत को कितनी सफलता मिली है। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तरफ वैक्सीन और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी, जिन्हें हम अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे। जब हम डिप्लोमेसी की चर्चा करते हैं तो शुरुआत हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से करेंगे और इसका अंत हम भारतीय दृष्टिकोण के माध्यम से करना चाहेंगे। डिप्लोमेसी के सबसे बड़े विद्वानों का यह मानना है, जिसमें हम अल्फ्रेड टी महान का नाम लेना चाहेंगे, कि दुनिया की कोई भी डिप्लोमेसी ऐसी हो ही नहीं सकती है जो राष्ट्र हित को दरकिनार करते हुए उस देश के अपने हितों से अलग, उससे इतर कुछ और हो और ऐसा अपेक्षा करना उस देश के साथ बेईमानी हो। दूसरी तरफ एक अन्य महत्वपूर्ण विद्वान जिनका नाम क्विंसी राइट है, वे मानते हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो एक ग्रुप प्रोसेस में, एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें देश भाग लेता है और साथ में इस ग्रुप एक्टिविटी में न्यूनतम खर्च करके वह अपने न्यूनतम प्राइस को पे करते हुए वह मैक्सिमम गेन को, यानी गेन के मैक्सिमाइजेशन की तरफ अगर बढ़ता है तो सही डिप्लोमेसी, सफल डिप्लोमेसी तब कही जाएगी। हम इन दो बिंदुओं के अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण में डिप्लोमेसी के पिता माने जाते हैं, जिनका नाम हैंस जे मार्गेनथाउ है, उन्होंने माना कि दुनिया में सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का पालन करते हैं और इसके लिए उन्हें शक्ति की जरूरत होती है। जब सभी देश शक्ति को प्राप्त करना चाहेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पावर पॉलिटिक्स और ऐसी स्थिति में वार्स हो सकते हैं, युद्ध हो सकता है, तमाम तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो सकती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे संभव किया जा सके? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देशों के बीच में जब तक कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य और सहयोग नहीं होगा, तब तक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फिर यह संभव कैसे? तो उन्होंने तीन रास्ते बताए कि शांति को स्थापित करने से ही अगर सहयोग होगा तो तीन प्रकार से शांति स्थापित होगी। पहला, पीस थ्रू लिमिटेशन, दुनिया में अस्त्रों से युद्ध होता है इसलिए हमें अस्त्रों को सीमित करना होगा। दूसरा, कि जो वेस्टफेलियन सिस्टम है, जिसको हम सॉवरेन स्टेट सिस्टम बोलते हैं या ट्रिपल यस कहते हैं, उस ट्रिपल यस में जो पहला यस अगर हटा दिया जाए, अर्थात देश अगर अपनी संप्रभुताओं का परित्याग करते हुए एक महासंघ के अंग बन जाए और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उनके नेचर में, जिससे एक वर्ल्ड स्टेट का इमरजेंस हो, ऐसी परिस्थिति में हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शांति को स्थापित कर सकते हैं। किंतु पहले प्रयास में जहां पर पीस थ्रू लिमिटेशन था, निशस्त्रीकरण, वह सफल नहीं हो पाया। पीस थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एक आदर्श या एक काल्पनिक अवस्था है जिसका संभव हो पाना उतना सफल नहीं है। इसलिए मार्गेनथाउ ने अपनी सारी आशा जो है वह एक तीसरे बिंदु पर, जिसको कहते हैं पीस थ्रू एक्कोमोडेशन, जिसका नाम है डिप्लोमेसी, पर लगाया कि हम गिव और टेक के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं, शांति को स्थापित कर सकते हैं। इन तीन महापुरुषों के अलावा अगर हम भारत की डिप्लोमेसी, चूंकि भारत ने ही इस वैक्सीन डिप्लोमेसी को लागू किया, ऐसे में भारत की दृष्टि क्या है डिप्लोमेसी को लेकर, तो भारत के महान रणनीतिकार और राजनीति विज्ञान के, अर्थशास्त्र के अगर पितामह कहा जा सके तो आचार्य चाणक्य इस संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करते हैं। उन्होंने डिप्लोमेसी को दो भागों में देखा। पहला, युद्ध के दौरान, जिसमें वो 6 फोल्ड पॉलिसी या षड्युग नीति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो मंडल सिद्धांत देते हैं, जो शांति के समय एक राज्य के द्वारा अपने सहयोग को, अपनी शक्ति को, अपनी संप्रभुता को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रेंज, डोमेन और डोमिनेंस को कैसे बढ़ाएगा राज्य। तो इसके लिए वो कोसेंट्रिक सर्किल्स के माध्यम से राज्यों को अपने प्रभाव के विस्तार के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आचार्य चाणक्य के बाद से हम सीधे आधुनिक काल में आते हैं और वहां से हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से होते हुए अगर हम फिर इंदिरा गांधी पर आते हैं और इंदिरा गांधी से हम नरेंद्र मोदी जी पर आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी पर, तो हम ये पाते हैं कि इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है, चाहे वो आचार्य चाणक्य हो, पंडित नेहरू हो, आई.के. गुजराल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इंदिरा गांधी हो या भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन सभी लोगों ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति का पालन किया। तो इस वैक्सीन डिप्लोमेसी का जो इंटीग्रल पार्ट है,
कि हमें अपने पड़ोसियों को महत्ता देनी है और दूसरा हमें देखना है कि भारत का जो एक प्राचीन भूमि है, जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, जिसको हम आर्टिकल 51 के माध्यम से भी देखते हैं भारत के संविधान में व्यक्त किया गया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया सन 1946 में संविधान सभा के सामने, उसमें भी इस बात को कहने की कोशिश की कि भारत की जो यह प्राचीन भूमि है वह अपने गौरवपूर्ण को स्थान को प्राप्त करेगी और साथ में वह वैश्विक सहयोग और शांति की दिशा में प्रयास करेगी। हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई इस वैक्सीन डिप्लोमेसी में इन सारी बातों को समाहित किया गया है। अब हम इस आप्त वचनों पर या ये जो हमारे सामने एक आइडियल्स है, उसके अलावा जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, उनके माध्यम से हम इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की चर्चा करना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी आगे बढ़ने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति बढ़ी। तो फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी है क्या? तो भारत ने वास्तव में जब पूरी दुनिया कोविड के महामारी संक्रमण से पीड़ित हो गई और इस संक्रमण से पीड़ित होने का वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक उपाय बताया कि वैक्सीनेशन के माध्यम से ही हम मानवता को सुरक्षित रख सकते हैं, तो भारत ने आगे बढ़ करके इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस में दुनिया को मदद करने का निर्णय किया और उसी निर्णय से, उस पावन निर्णय से ही इसका जन्म हुआ। हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि मार्च सन 1920 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सार्क, जो कि पहले से ही एक मृतप्राय संगठन की तरफ बढ़ गया था, उसके सभी प्रधानमंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों की बैठक बुलाई और उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सार्क इमरजेंसी फंड के लिए भारत की ओर से स्वयं $10 मिलियन दे करके सार्क को न केवल पुनर्जीवित किया, हमारे पड़ोसी देशों को न केवल एक साथ जोड़ा, बल्कि सबसे पहले इस चीज को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, देखते हैं हम दुनिया में कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर यह महामारी वैश्विक आयामों की है तो इसका मुकाबला भी हमें वैश्विक सहयोग के माध्यम से ही करना होगा। और जिसकी पहली शुरुआत सार्क डिप्लोमेसी से, सार्क के कोविड फंड के माध्यम से शुरू होती है। तो भारत ने अगर देखा जाए तो कोविड डिप्लोमेसी का सूत्रपात 2020 के मार्च महीने में हो जाता है, लेकिन जब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इसका समय आता है दिसंबर से, जब भारत ने अपने पहले के अनुभव, क्योंकि भारत में 1966 में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी, 1996 में हम भारत बायोटेक की स्थापना होती है हैदराबाद में, और इन दोनों के माध्यम से भारत के पास डीपीटी के, पोलियो के वैक्सीन बनाने के बहुत पहले से अनुभव भारत के पास था। भारत ने अपने उस सुदीर्घ अनुभव परंपरा, उस ज्ञान को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सहयोग का निर्णय किया और इस आधार पर भारत ने वैक्सीन बनाकर के दुनिया को भेजने की कोशिश की और लगभग 66.3 मिलियन वैक्सीन या डोजेस बाहर भेजे गए और इसी को भारत की कोविड डिप्लोमेसी कहा गया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सी बात की चर्चा नहीं हो सकती, या चर्चा फिर क्यों हो? तो दूसरा इसका सवाल यह है कि इस चर्चा के पीछे जो हम आपके सामने आए हैं, सिर्फ कोविड डिप्लोमेसी में भारत ने कितना बाहर भेजा इसकी चर्चा नहीं हुई, बल्कि यह विवाद का विषय क्यों बन गया, हमारी चर्चा का विषय वह है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह कोविड की दूसरी लहर भारत में आती है और भारत अप्रैल से लेकर के और जून के महीने तक लगातार इस लहर से जूझता है, लाखों की संख्या में, अगर हम केवल सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, हजारों की संख्या में लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझते हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलती है, वेंटिलेटर्स की समस्याएं होती हैं और नदियों के किनारे लोगों की लाशों से कब्रगाहें, स्मशान गृह सभी के सभी कुछ भरते हुए दिखलाई पड़ते हैं और त्राही त्राही मची। ऐसी स्थिति में भारत की इस कोविड नीति पर हमला हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यह कहा गया कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स का यह मानना है कि हम अगर इस महामारी से सफलतापूर्वक लड़ना चाहते हैं तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं है जिसके माध्यम से हम इससे लड़ सके, बल्कि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। तो अगर वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है तो भारत ने वैक्सीन बाहर क्यों भेजा? बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी गई। ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया कि भारत ने आवश्यकता से ज्यादा वैक्सीन को बाहर भेजा। इस भ्रम के फैलने के पीछे भारत सरकार के द्वारा भी जो प्रोपेगेंडा किया गया कि भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 66.3 मिलियन डोजेस बाहर भेजे, जिन्हें अब अगर भारत में देखें तो 6.6 करोड़ हुआ। तो हमें यह समझना होगा कि इस वैक्सीन मैत्री
के माध्यम से जो हमने बाहर वैक्सीन भेजे वो कितने प्रकार की थी, तो इसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट ये था जिसमें हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, जिसको हम कोवैक्स प्लान बोलते हैं, भारत ने 20 मिलियन डोजेज या वायल्स को बाहर भेजा। तो देखें तो हम संख्या यह 2 करोड़ हुई। इसके अलावा भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत की बहुत सारी डोनर एजेंसीज ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने पैसा दिया था, कमर्शियल ट्रेड हुआ था, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भारत से, और इसके करार के तहत, जिसको हम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके तहत भारत ने 35 मिलियन से भी ज्यादा डोजेज बाहर भेजे, जिसके लिए भारत ने धनराशि और तमाम अन्य चीजों को प्राप्त किया। अब केवल बचता है 10 मिलियन डोज, जिसको हम 1 करोड़ मान सकते हैं। 1 करोड़ डोज ही भारत ने लोगों को फ्री में भेजा, जिसमें हमारे पड़ोसी देश नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इसके अलावा जो ऐसे देश है जिसमें हम चाड और नाइजीरिया का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि एक भी डोज खरीद पाने की स्थिति में नहीं थे, न बना पाने की स्थिति में थे। इसलिए भारत ने यह स्तुत्य कार्य करते हुए उनको फ्री में दिया। लेकिन यह संख्या इतनी नहीं थी जिससे भारत की 1.5 से 2% जनसंख्या का, यदि हम कुल 6.6 करोड़ डोज भी रोक लेते तो भारत की 2 करोड़ जनसंख्या से ज्यादा का हम फुली वैक्सीनेशन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में यह विवाद बिल्कुल ही निर्मूल था, और विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया गया हो, चाहे सामाजिक संगठनों के द्वारा किया गया हो। इसका प्रमुख कारण यह था कि वे भारत की वैक्सीन नीति को समझ नहीं पाए, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय नीति थी। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा भी इस बिंदु को बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझाया नहीं गया, और ये एक इमेज बिल्ड होने लगी, यह एक प्रकार का इंप्रेशन बनने लगा कि भारत ने सारी की सारी जो वैक्सीन थी वो फ्री बाहर में भेजी। अब हम देखते हैं कि इस विवाद के पीछे अन्य कौन से कारण हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उस विवाद के दौरान भारत ने अपनी पिछली 20 साल की परंपरा को तोड़ते हुए विदेशी मदद स्वीकार किया। 40 देशों ने हमें मदद किया, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू इसका था कि जब हमें चीन से भी मदद स्वीकार करनी पड़ी, जिससे गलवान वैली में हमसे खूनी संघर्ष किया था। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इस वैक्सीन नीति को, जिसमें भारत ने विदेशों की मदद करने का निर्णय किया था, वह गलत नहीं थी, बल्कि जो वैक्सीन नीति का पार्ट 2 है, यानी 2.0 जो है, उसके बारे में हम चर्चा करते नहीं है, और हमारा सारा बलाबल कोविड वैक्सीन 1.0 पर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये 2.0 क्या है? तो कोविड वैक्सीन का 2.0 उस नीति से संबंधित है जो भारत की आंतरिक स्वास्थ्य नीति से संबंधित है। वास्तव में जिस वक्त दुनिया के बहुत सारे देश अपने देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन बुक करा रहे थे दिसंबर सन 2020 तक, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूरोप, अमेरिका और बहुत सारे अन्य देश इसमें शामिल हैं, जिसमें कनाडा भी है, जिन्होंने अपनी जनसंख्या के 8 से 9 गुना, खासकर कनाडा ने अपनी जनसंख्या जिसको वैक्सीनेट करना था उसके 9 गुना, अमेरिका भी कई गुना, इंग्लैंड ने 5.5 गुना, फ्रांस ने लगभग 6 गुना। उस तरह ब्राजील जैसा देश जो भारत से आर्थिक, सामरिक किसी भी मामले में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, उसने भी अपनी जो रिक्वायर्ड जनसंख्या को वैक्सीनेट करना था उसका 1.25 गुना बुक कराया। ऐसी स्थिति में भारत ने केवल 160 मिलियन डोजेस बुक कराया, जिनका ऑर्डर दिया, और वो भी महीनों लेट से। तो हम देखते हैं कि एक तो देरी हुई जो हमारी कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी 2.0 में, कि हमने वैक्सीन ऑर्डर करने में देरी की। दूसरा कि जो हमारी वैक्सीनेशन की रेट है वो बहुत ही स्नेल पेस से, बहुत ही धीमे धीमे चल रही है। अगर हम इसकी तुलना करें अन्य देशों से तो आपको यह बात और स्पष्ट होगी कि भारत कहां स्लो हो रहा है। आज की डेट में, अर्थात अगर हम जुलाई की बात करें सन 2021 की, तो जुलाई 2021 में अमेरिका ने अपनी कुल पॉपुलेशन का लगभग 55 से 60% के बीच में वैक्सीनेशन कराया, फुल्ली वैक्सीनेट। उसी तरह 50% से ज्यादा यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस ने और यूरोप के कई देशों ने, इजराइल ने तो लगभग 90% के आसपास वैक्सीनेट कराया। सवाल ये उठेगा कि भारत की जनसंख्या विशाल है और इन देशों की जनसंख्या बहुत कम है, तो हम याद दिलाना चाहेंगे कि भारत से भी ज्यादा जनसंख्या चीन की है और उसने अपनी कुल जनसंख्या का 30% से अधिक फुल्ली वैक्सीनेट अर्थात दोनों डोज लगा दी है। ऐसी स्थिति में अब भारत की चर्चा अगर हम करें तो जुलाई के अंत तक भारत बमुश्किल 6% फुल्ली वैक्सीनेट कर पाया है। ऐसी स्थिति में जो हमारी कोविड वैक्सीन की जो डिप्लोमेसी है, जिसका जो दूसरा पार्ट है जो हमारी स्वास्थ्य नीति से जुड़ा हुआ है,
उसका संबंध हमारे उन दो प्रॉब्लम से है, जिसमें स्लो पेस ऑफ वैक्सीनेशन और दूसरा कि जो हमने डोजेस बुक कराने में लेट किया, जिसका परिणाम यह है कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो आज की डेट में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे देश की जनता के सामने स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इन दोनों को समझे बिना अगर हम इस नीति का विश्लेषण करेंगे तो एक तरफ अति होगी जहां हम कहेंगे कि ये वैक्सीन फ्री में बाहर भेज दी गई, और दूसरी तरफ अति होगी जब हम ये कहेंगे कि ये वैक्सीन पॉलिसी जो हमारी है वो बहुत ही रोबस्ट है और सक्सेसफुल है। बल्कि सत्य ये है कि ये मामला इन दोनों के बीच में है, जिसे हम मिक्स्ड बैग ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेसेस कर सकते हैं। कि हम जब विश्लेषण करें तो हम ये देखना होगा कि इसके फायदे क्या हुए भारत को, क्योंकि किसी भी डिप्लोमेसी में, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया, कि चाहे वो पाश्चात्य दृष्टिकोण हो चाहे वो भारत का दृष्टिकोण हो, दोनों का ही मानना है कि कोई भी अगर राजने का प्रयास हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, तो हमें क्या लाभ हो रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि भारत एक इमर्जिंग पावर है और भारत ने अपनी एक इमेज बिल्ड की, ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है जिससे हम सॉफ्ट पावर के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर एक बड़ी भूमिका भारत निभाना चाहता है तो वो कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी से भाग नहीं सकता है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय कि हम अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, उसे बाहर भेजेंगे, एक स्तुत्य प्रयास था और इसको हम कहीं से भी इसकी आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना का कारण हमारी वैक्सीन मैत्री नहीं, वैक्सीन डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी का वह पार्ट है जो हमारे देश की घरेलू नीति से जुड़ा हुआ है। अब हम उन दो विद्वानों की चर्चा आपके सामने करना चाहेंगे जिन्होंने सरकार की इस नीति की स्तुति की है, और हम दो विद्वानों का नाम आपके सामने लेंगे जिन्होंने इस नीति की आलोचना की है, जिससे हम इस चीज को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहले विद्वान जिनका नाम हर्ष विपन और दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम समीर शरण है। इनके जैसे अन्य लोगों ने भी इस नीति की सराहना की, जिनकी चर्चा यहां आवश्यक नहीं है। सारांश उन सभी मतों का यह है कि भारत ने सबसे पहले दुनिया की मदद की। भारत जब संकट में पड़ा तो पूरी दुनिया भारत की मदद के लिए आगे आई। इसलिए यह वैक्सीन डिप्लोमेसी की सफलता का प्रमाण है कि जब भारत संकट में आया तो दुनिया हमारी मदद के लिए आई। दो हम स्टेटमेंट आपके सामने रख सकते हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति आदरणीय बाइडेन साहब ने इस बात को कहा कि भारत ने पहले हमारी मदद की है, अब हम भारत की मदद करेंगे। और दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति आदरणीय मैक्रॉन साहब जो है, उनका कहना था कि भारत को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत ने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है और अब समय आ गया है कि हम भारत की मदद करें। ऐसी स्थिति में भारत की मदद जिस तत्परता से होनी चाहिए थी वो हुई। इसलिए पंत साहब या शरण साहब का कहना है कि यह नीति का ही सुफल था कि हमको इतनी जल्दी से मदद मिल गई। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि मोदी ऐसे पहले कुछ नेताओं में शामिल हैं दुनिया के जिन्होंने माना कि यह जो प्रॉब्लम है, जो पैंडेमिक है, उसका इंटरनेशनल नेचर है, इसलिए बिना इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंश्योर किए हम इसे सफलता नहीं पा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट इससे जो जुड़ा हुआ है भारत का, कि जब भारत संकट में आया तो उसने धैर्य नहीं खोया, बल्कि भारत ने दुनिया में जहां कहीं भी संसाधन थे, जिस तरह हमारा ऋग्वेद कहता है कि आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः, जिस जहां कहीं भी नोबल थॉट्स हो उन्हें लाइए, ठीक उसी प्रकार से भारत में जहां कहीं भी संसाधन हो, चाहे वो यूरोप के पास हो, चाहे वो अमेरिका के पास हो, चाहे वो जापान के पास हो, हर जगह से उन संसाधनों को आइडेंटिफाई किया, उनको भारत में लाया और इस वैक्सीन के माध्यम से, इस डिप्लोमेसी के माध्यम से हमने अपने देश के स्वास्थ्य की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान किया। इसलिए यह वैक्सीन डिप्लोमेसी सफल रही। दूसरी तरफ विद्वानों का एक बड़ा वर्ग है, उसका यह मानना है कि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी तो दूर की बात है, भारत की जो मिसहैंडलिंग है, खासकर जो कोविड की जो सेकेंड वेव आती है, मार्च लास्ट से आती है और जून तक भारत में लगातार तबाही मचाती है, उसने भारत की इंटरनेशनल छवि पर, इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंटिंग किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसमें सदानंद धुमे जी का नाम हम ले सकते हैं। उन्होंने अपनी अनेक आर्टिकल्स लिख करके और तथ्यात्मक माध्यम से इस चीज को साबित करने की कोशिश की कि भारत की कोविड डिप्लोमेसी सफल नहीं रही है। और भारत आज की डेट में विस्मय और आश्चर्य से दुनिया भारत को देख रही है कि वह भारत जिसके प्रधानमंत्री जनवरी सन 2021 में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाषण देते हुए कहते हैं कि भारत ने न केवल कोरोना पर विजय प्राप्त किया है, बल्कि वह एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है जिससे दुनिया प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। भारत के क्षमताओं पर दुनिया के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने, दुनिया भर की सरकारों ने आशंकाएं व्यक्त की कि भारत में लाशें बिछ जाएंगी, लेकिन हमने दुनिया को दिखाया कि भारत ने कोविड को कंट्रोल कर लिया है और भारत हमसे सीखे। इन सब सारी चीजों को लेकर के भारत को लोगों ने वैक्सीन गुरु भी कहना शुरू कर दिया था।
ऐसी स्थिति में भारत के जो पूर्व राजनयिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन का यह कहना बहुत ही सार्थक है कि पहली चीज तो हमें ये देखना होगा कि भारत के जो ये दावे हैं उनका यथार्थ से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दावे ही भारत को हास्यप्रद स्थिति में लेके जा रहे हैं। भारत को हमें देखना होगा कि अगर हम वैक्सीन गुरु या विश्व गुरु की बात करते हैं तो ये देखें कि भारत पूरा देश 2000 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन किसी तरह से देता है। दूसरी तरफ चीन की एकमात्र कंपनी जिसका नाम हुवई है, उसने 4000 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन दिया। कुल अगर चीन की बात करें तो लगभग 58,000 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन चाइना के हैं, 57,000 से ज्यादा अमेरिका के हैं, 52,000 से ज्यादा जापान के हैं। अगर हम पेटेंट के अलावा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पर देखें तो 107 देशों में भारत का स्थान 94। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से भारत को देखने की कोशिश करें तो 144वें स्थान पर भारत आ रहा है 194 देशों में। ऐसी स्थिति में भारत का यह दावा कि हम विश्वगुरु बन गए हैं भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में सम्मान उस दिन मिलेगा जिस दिन भारत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से, सेनाओं के मजबूती को, जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जब वह आंतरिक रूप से सबल होगा तो पूरी दुनिया हमारा सम्मान करेगी। ऐसी स्थिति में चाहे वो कोविड डिप्लोमेसी हो, चाहे किसी भी प्रकार की डिप्लोमेसी है, हमें उसे देखना होगा कि भारत जब तक इंटरनली स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमें एक्सटर्नली सम्मान नहीं मिलेगा। इसी के साथ में चर्चा का समापन करते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।